हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 19 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल के वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या था क्वेश्चन? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो संगीता बरुआ पिशरोटी ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। आज के टॉपिक्स देखते हैं। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो इटली से संबंधित। तो इटली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने इटालियन खाना पकाने को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में औपचारिक रूप से दर्ज किया है और इसे एक जीवंत परंपरा का दर्जा दिया है। इटालियन पाक कला जो है इसको पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है, न कि किसी व्यंजन या खाने बनाने की शैली को। मतलब पूरा जो इटालियन खाना होता है उस सबको इस सूची में शामिल किया गया, न कि इटली के किसी एक व्यंजन को। जैसे भारत में अलग अलग व्यंजन को जीआई टैग प्राप्त होता है, वैसा नहीं। मतलब ये पूरा इटली में जिस तरीके से खाना बनता है तो पूरे इटली के खाने को ही, पाक कला को ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें इटली की विविध खान पान परंपराएं शामिल हैं, जैसे पास्ता, चीज़, वाइन, डेजर्ट और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृतियां। तो ऐसा होने वाला इटली पहला देश है जिसकी पूरे राष्ट्रीय पाक कला को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोल इंडिया से संबंधित। तो कोल इंडिया का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? तो बी साई राम। इनको कोल इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं बी साई राम। नेक्स्ट टॉपिक विजय दिवस से संबंधित है। तो इसको विजय दिवस, विक्ट्री डे या बिजॉय दिवस, इन सभी नामों से जाना जाता है। ये भारत और बांग्लादेश में हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2025 में ये जो दिन है ये भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय की 54वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। मतलब 54 साल हो गए भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत के ऐतिहासिक विजय की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने ढाका यानी कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, तब जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था जो बांग्लादेश बन गया, उसमें भारतीय सशस्त्र बलों और मुक्ति वाहिनी यानी कि बांग्लादेश की मुक्ति सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ये जो युद्ध हुआ था ये मात्र 13 दिन ही चला था, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। लेकिन इस बीच भारतीय सैनिकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध का अंत भारत की निर्णायक जीत के साथ हुआ जिससे बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो बांग्लादेश के गठन में भारत की अहम भूमिका है। तो ये दिवस जो है विजय दिवस या विक्ट्री डे उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित। तो ये है क्या? ये एक स्वदेशी उच्च प्रदर्शन माइक्रो प्रोसेसर है जिसे पूरी तरह भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। मतलब इसका डिज़ाइन भी भारत में किया गया और डेवलप भी भारत में ही किया गया है। यह भारत का पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बीट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और इसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC द्वारा विकसित किया गया है।
यह चिप भारत को विदेशी चिप पर कम निर्भर बनाएगा। अभी तक हम लोग विदेशी चिप पर निर्भर हैं, लेकिन इस चिप के विकसित हो जाने के बाद भारत की जो निर्भरता है विदेशी चिप पर वो कम हो जाएगी। और इस चिप में 5G और संरचना को शामिल किया गया है। तो ये ध्रुव 64 अगर पूछा जाए क्या है, तो ये भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट टॉपिक एक विधेयक से संबंधित है। तो केंद्र सरकार ने संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है, जो भारत की उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली में एक बुनियादी पुनर्गठन का प्रस्ताव है। इसके तहत क्या होगा, क्या है इस विधेयक में? तो ये विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE जैसी संस्थाओं को समाप्त कर एक एकीकृत नियामक संस्था के अधीन लाने का उद्देश्य रखता है। यानी कि इन सभी संस्थाओं को मिलाकर एक एकीकृत नियामक संस्था बनाने के लिए उद्देश्य से ये विधेयक पारित किया गया है। और विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत नियामक परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें 3 स्वतंत्र स्तंभ होंगे। कौन कौन से? विनियमन, प्रत्यायन यानी कि एक्रेडिटेशन और शैक्षणिक मानक। और IIT, IIMs, NITs और IISc को धारा 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है। चिकित्सा, कानून, फार्मेसी और पशु विज्ञान जैसे पेशेवर क्षेत्र पूर्व नियामक परिषदों के अधीन बने रहेंगे। और धारा 10 और 11 के तहत नियामक परिषद का गठन किया गया है, जिसे प्रत्यायन, अनुपालन और मानकों से संबंधित विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये जो मेनली विधेयक पारित किया गया है, ये UGC, AICTE, NCTE जैसी संस्थाओं को मिलाकर एक एकीकृत नियामक संस्था बनाने के उद्देश्य से इस विधेयक को पारित किया गया है। विधेयक का नाम क्या है? तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्कर से संबंधित। तो नीरज घायवान के फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये होम बाउंड किसकी फिल्म है? नीरज घायवान। और फिल्म होम बाउंड को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। और शॉर्टलिस्ट होने का अर्थ क्या होता है? तो शॉर्टलिस्ट होने का अर्थ होता है कि फिल्म अब अंतिम नामांकन चरण के लिए पात्र हो गई है, जहां अकादमी के विभिन्न विभाग 15 चयनित फिल्मों को देखने के बाद फाइनली रूप से 5 फिल्म का नामांकन करेंगे और उन 5 में से कोई एक फिल्म ऑस्कर पुरस्कार जीतेगी। तो ये लास्ट नॉमिनेशन के लिए चयनित हो गई है, शॉर्टलिस्ट हो गई है होम बाउंड। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई पैरा एथलीट और लॉन्ग जंपर निकोलस हुम के बारे में। तो निकोलस हुम का 15 दिसंबर 2025 को 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कहाँ के पैरा एथलीट हैं? ऑस्ट्रेलिया के। एक पैरा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 3 ओलंपिक खेलों के प्रतिभागी रहे हुम 2024 में प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास ले लिए थे। तो 2024 में इन्होंने संन्यास ले लिया था और 1 साल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। हुम को ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल T20 वर्ग के लॉन्ग जंपर्स में गिना जाता है। अभी T20 वर्ग क्या होता है? तो T20 वर्ग उन एथलीटों के लिए है जिसमें बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है। तो 20 वर्ग के लॉन्ग जंपर में गिने जाते हैं। तो ये तो हुए हमारे आज के टॉपिक्स। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है वो ये है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किस शासक की स्मृति में स्मारक टिकट जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया है।
ये बता देती हूँ कि ये सम्राट तमिलनाडु के हैं और आपको इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। मिलते हैं कल इस क्वेश्चन के आंसर और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।